नहीं तो ये तो आपको पता ही होगा कि भी आज के टाइम पे जनरल कैटेगरी में रह के अपनी एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कनाडा की पीआर लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रखा है। लास्ट जो जनरल कैटेगरी का ड्रॉ निकला था उसमें जो सीआरएस कट ऑफ था ना वो था 547 का, जो कि एक आम आदमी के लिए, एक एवरेज पर्सन के लिए क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या निकल के आते हैं अपने सीआरएस स्कोर को इंक्रीज करने के लिए कि भी फ्रेंच सीखने की कोशिश करो, अपना टेफ का एग्जाम दो, CLB 7 लेके आओ, पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। या फिर किसी प्रोविंस की PNP ले लो तो 600 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। या फिर ये जो पायलट प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि RCIP हो गया या फिर अटलांटिक प्रोविंसेस का जो पायलट प्रोग्राम है उसके थ्रू अपनी PR लेने की कोशिश करो। लेकिन कोई इतना ईजी हिसाब किताब नहीं होता। फ्रेंच सीखना ईजी नहीं है। आइल्स में स्कोर लाने में इतनी दिक्कत आई, फ्रेंच तो भाई साहब अलग ही हिसाब किताब हो जाएगा। उसके ऊपर से PNP लेना इतना कोई आसान काम नहीं होता। और ये जो पायलट प्रोग्राम्स होते हैं इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो सब फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन एक काम है जो आप कर सकते हो। अब एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ना टोटल 6 कैटेगरीज आती हैं जनरल कैटेगरी के अलावा। फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हेल्थ केयर, स्टेम, ट्रेड, एग्रीकल्चर और एजुकेशन। अब इन 6 कैटेगरीज के जो ड्रॉज है ना वो अलग से आते हैं और उनके अंदर जो सीआरएस कट ऑफ होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। एक एवरेज पर्सन के लिए अचीव करना डेफिनेटली वो पॉसिबल होता है। अब अगर हम फ्रेंच कैटेगरी को थोड़ी देर के लिए साइड कर दें तो अगर हम एक ऐसी जॉब ले लेते हैं जो कि रिमेनिंग 5 कैटेगरीज के अंडर फॉल करती है तो हम उन कैटेगरीज के पार्ट हो जाएंगे, तो हमारे लिए जो कट ऑफ है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी जॉब्स के बारे में बात करेंगे, ऐसी ईजी जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिनका जो एंट्री टू बैरियर है वो थोड़ा सा ईजी है, ताकि वो जॉब में आप स्विच कर पाओ, अपनी कैटेगरी चेंज कर पाओ, ताकि आपके लिए सीआरएस कट ऑफ कम हो जाए और आप इवेंचुअली अपनी कनाडा की PR ले पाओ और बन पाओ पक्के कनाडा वाले। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना कि भाई यूट्यूब पे गुसाइब नाम का बंदा कुछ भी बोली जा रहा है कि भाई ये ऑक्यूपेशन, ये प्रोग्राम, इसके अंदर PR हो जाएगी, उसके अंदर आप पक्के कनाडा वाले बन जाओगे। ठीक है, मैं अपनी खुद की रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। ऐसे ब्लाइंडली मेरे पे विश्वास करके अपनी जॉब्स वगैरह स्विच मत कर लेना, प्रोविंस वगैरह स्विच मत कर लेना। ऑलवेज कंसल्ट एन RCIC या फिर किसी प्रोफेशनल के पास जाओ, सारी डिस्कशन करो, उसके बाद डिसीजन लो। तो यार सबसे पहली जॉब आती है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट्स की। इसकी जो कैटेगरी है ऑब्वियसली नाम से पता लगता है कि एजुकेशन वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। इसका जो नॉक कोड है वो है 43100 और इसके अंदर जो मीडियन पे होती है वो होती है $24.36 पर आवर। अब टीचर असिस्टेंट्स का काम क्या होता है कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स को उनके असाइनमेंट्स के साथ या फिर दूसरी चीज़ों के साथ सपोर्ट करना, या फिर स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना, एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, उनकी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना, और साथ के साथ जो मेन टीचर्स होते हैं जो पढ़ाते हैं उनको उनके काम के साथ या फिर इक्विपमेंट वगैरह के साथ हेल्प करना। अब इस ऑक्यूपेशन के अंदर जाने के लिए मिनिमम सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन चाहिए, उसके ऊपर से 10 महीने से 2 साल तक की कॉलेज एजुकेशन चाहिए इन टीचिंग असिस्टेंट्स या फिर एजुकेशनल असिस्टेंट्स या फिर सोशल साइंसेज। और कुछ कुछ जॉब्स के अंदर CPR की ट्रेनिंग भी मांगते हैं या फिर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी मांगते हैं। तो अगर इस ऑक्यूपेशन के अंदर चले जाते हो तो आप एजुकेशन वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करोगे, जिसके अंदर जो सीआरएस कट ऑफ है वो रिलेटिवली कम आता है। अब इससे अगली जो ऑक्यूपेशन है वो है इंश्योरेंस एजेंट्स एंड ब्रोकर्स। इसकी कैटेगरी जो है वो है स्टेम कैटेगरी, नॉक कोड है 63100 और इसके अंदर जो मीडियन पे है वो होती है $29.77 पर आवर, लेकिन इसके अंदर कमीशन भी होती है। अब ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं या फिर इंश्योरेंस ब्रोकर्स होते हैं, इनका काम होता है लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना। एज एन इंश्योरेंस एजेंट या फिर एज एन इंश्योरेंस ब्रोकर काम करने के लिए हमें कुछ सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे। अब अगर एजुकेशन वाइज देखा जाए तो हमें सिर्फ सेकेंडरी स्कूल करना जरूरी है, लेकिन जब सर्टिफिकेशन की बात आती है तो प्रोविंस के हिसाब से हमें एक लाइसेंसिंग का कोर्स करना पड़ेगा और फिर एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम एक इंश्योरेंस एजेंट या फिर ब्रोकर बन सकते हैं। जैसे कि ओंटारियो में जनरल इंश्योरेंस के लिए OTL का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, लाइफ इंश्योरेंस सेल करने के लिए LLQP का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, और अगर आप इंश्योरेंस ब्रोकर बनना चाहते हो तो RIBO का एग्जाम पास करना होता है। और उसके ऊपर से लाइसेंस लेने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी सबमिट करानी होती है और एग्जाम देने के लिए एक फीस भी डिपॉजिट करवानी पड़ती है, और साथ के साथ हर साल अपना लाइसेंस रिन्यू भी करवाना होता है। तो ये सिस्टम है। लेकिन हाँ, ये स्टेम कैटेगरी के अंदर फॉल करती है ऑक्यूपेशन जिसका जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा कम होता है। अब इससे अगली जो ऑक्यूपेशन आती है वो है मेडिकल लैब असिस्टेंट्स। इसका जो नॉक कोड है वो है 33101 और इसके अंदर जो मीडियन सैलरी है वो है $26.35 पर आवर, और ऑब्वियसली इसकी जो कैटेगरी है वो है हेल्थ केयर कैटेगरी। अब यार मेडिकल लैब असिस्टेंट्स का काम क्या होता है, जो सैंपल्स वगैरह होते हैं जैसे कि ब्लड सैंपल या फिर किसी और चीज का सैंपल हो गया, उसको कलेक्ट करना, उसको प्रिपेयर करना, साथ के साथ पेशेंट्स को वैलिडेट करना, या फिर जो लैब्स के अंदर इक्विपमेंट वगैरह होती है उनको प्रिपेयर करना, और डॉक्टर जो मेन डॉक्टर होता है उसकी हेल्प करना। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सेकेंडरी स्कूल तो जरूरी है ही, लेकिन उसके ऊपर से 1 से 2 साल का कॉलेज डिप्लोमा भी चाहिए होता है मेडिकल लैब साइंस के अंदर, और उसके ऊपर से कुछ सर्टिफिकेशंस भी चाहिए होती हैं जैसे कि ओंटारियो सोसाइटी ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट OSMT या कनेडियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी साइंस का सर्टिफिकेट लेना होता है। तो अगर आप इस ऑक्यूपेशन के अंदर चले जाते
जाते हो तो आप हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर फॉल करोगे, और उसका जो लास्ट कट ऑफ था वो था 510, जो कि जनरल कैटेगरी से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। तो अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इस ऑक्यूपेशन के अंदर ले लेते हो तो पीआर लेना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इससे अगली जो ऑक्यूपेशन है वो भी हेल्थ केयर कैटेगरी की है, जो कि है नर्स एड या फिर पेशेंट सर्विस एसोसिएट। अब इसका जो नॉक कोड है वो है 33102, और इसके अंदर जो मीडियन सैलरी होती है वो होती है $23 पर आवर। अब इसके अंदर काम क्या होता है, जो नर्स एड्स होते हैं वो पेशेंट्स की डेली केयर में हेल्प करते हैं, जैसे कि खाना खिलाना या फिर चलना या फिर वाइटल साइंस लेना, मतलब वाइटल मेजरमेंट्स वगैरह लेना, और ये चेक करना कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। बाकी अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एक तो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन तो चाहिए, उसके ऊपर से ऑन जॉब ट्रेनिंग हो सकती है, या फिर पर्सनल सपोर्ट वर्कर या फिर नर्सिंग एड का प्रोग्राम या फिर हेल्थ केयर एड का प्रोग्राम किया होना चाहिए किसी कॉलेज से या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। उसके ऊपर से या फिर ये भी हो सकता है कि कोई नर्सिंग ऑर्डरली का प्रोग्राम किया होना चाहिए, और उसके ऊपर से काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सीपीआर ट्रेनिंग या फिर फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी मांग लेते हैं, और कुछ जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट रख देते हैं। तो ये सीन है। तो इस भी ऑक्यूपेशन के अंदर चले जाते हो तो हेल्थ केयर कैटेगरी में फॉल करोगे। उसका जो कट ऑफ है वो एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी थोड़ा सा कम आता है। उससे अगली जो ऑक्यूपेशन आती है वो आती है फार्मेसी असिस्टेंट की, और ये भी यार हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। इसका जो नॉक कोड होता है वो होता है 33103, और इसकी जो मीडियन सैलरी है वो है $20 पर आवर। अब फार्मेसी असिस्टेंट का काम क्या होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, जो सीनियर फार्मासिस्ट या फिर जो मेन फार्मासिस्ट होता है उसकी हेल्प करना, उसको सपोर्ट करना, जो मेडिसिन वगैरह होती है उनको लेबल करना, कभी कभी पेशेंट्स वगैरह से बात कर लेना, और साथ के साथ जो इन्वेंट्री होती है फार्मेसी के अंदर उसको मेंटेन करके रखना, उसको मैनेज करना, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई क्या कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये हिसाब किताब होता है। बाकी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन तो चाहिए होती है, मतलब स्कूलिंग तो करी होनी चाहिए, उसके ऊपर से 1 से 2 साल का फार्मेसी असिस्टेंट का प्रोग्राम होता है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो किया होना चाहिए। उसके बिना थोड़ा जॉब लेना एज अ फार्मेसी असिस्टेंट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। किसी किसी केस में ऐसा भी है कि अगर ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल जाती है स्कूलिंग के बाद तो फार्मेसी असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कॉलेज या यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा किया होना चाहिए। उसके अलावा एक फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट का 2 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, तो ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह कर लेते हैं तो उस केस में फार्मेसी असिस्टेंट बन सकते हैं, और फिर हेल्थ केयर कैटेगरी में फॉल करोगे तो पीआर लेना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब उससे अगली ऑक्यूपेशन आती है कुक की, जिसका नॉक कोड होता है 63200, और इसकी जो मीडियन वेज होती है वो होती है $17 पर आवर, और ये फॉल करता है स्किल्ड ट्रेड्स वाली कैटेगरी के अंदर। अब कुक का काम क्या होता है, ऑब्वियसली यार मील्स प्रिपेयर करना, कुक करना, किचन के अंदर जो ऑपरेशंस वगैरह आते हैं उनको ओवरसी करना, या फिर किचन का जो स्टाफ होता है उसको सुपरवाइज करना, अगर थोड़ी सीनियर पोजीशन पे चले जाते हैं। साथ के साथ जो किचन के अंदर इन्वेंट्री होती है उसको मैनेज करना, मेंटेन करना। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो सेकेंडरी स्कूल तो चाहिए ही, वो तो एसेट होगा ही, लेकिन उसके ऊपर से अगर 3 साल का एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम किया होगा तो बढ़िया रहेगा, या फिर कॉलेज के अंदर या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से कुकिंग के अंदर कोई प्रोग्राम किया होगा, या फिर फूड सेफ्टी के अंदर कोई प्रोग्राम किया होगा 1 से 2 साल का या फिर 3 साल का, तो भी हिसाब किताब बढ़िया रहेगा, कुक बन सकते हैं। या फिर कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भी किसी रेस्टोरेंट के अंदर या फिर किसी होटल के रेस्टोरेंट के अंदर बढ़िया तरीके से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, कुकिंग आती है। और हाँ, ये भी बताना चाहूंगा कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स एज अ कुक हायर करने के लिए फूड हैंडलर का सर्टिफिकेशन भी मांगते हैं, और उसके ऊपर से अगर आप रेड सील का एग्जाम दे देते हो तो आपको रेड सील एंडोर्समेंट मिल जाएगी, तो एज अ कुक जॉब लेना थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। ऑब्वियसली जो खाना है वो तो बढ़िया बनाना ही पड़ेगा ना, मतलब स्वाद आ जाए, मजा ही आ जाए, जिंदगी सेट हो जाए। अब अगली जो 4 ऑक्यूपेशंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो चारों स्किल्ड ट्रेड्स कैटेगरी के अंडर फॉल करती हैं, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करती हैं, और इनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स है वो सिमिलर सी ही हैं, वो आगे बताऊंगा। बाकी अगर मीडियन सैलरी की बात करें तो वो $26 से लेकर $32 पर आवर इन चारों की है। तो सबसे पहली ऑक्यूपेशन है कंक्रीट फिनिशर्स, इसका नॉक कोड होता है 73100, और इसकी जो मीडियन सैलरी है वो है $32 पर आवर, काफी डिसेंट सी सैलरी है। और कंक्रीट फिनिशर्स का काम नाम से पता लगता है, जो फ्रेशली पोर्ड कंक्रीट होता है उसको स्मूथ करना, लेवल करना, और इससे रिलेटेड जो टूल्स वगैरह यूज होते हैं वो पता होना चाहिए भी कैसे यूज होते हैं। उससे अगला ऑक्यूपेशन आता है फ्लोर कवरिंग इंस्टॉलर्स, और इसका जो नॉक कोड है वो है 73113, और इसकी मीडियन सैलरी होती है अराउंड $26 पर आवर। और फ्लोर कवरिंग इंस्टॉलर का काम क्या होता है, वो जो अलग अलग टाइप की फ्लोरिंग नहीं होती, जैसे कि कारपेट हो गया या फिर हार्डवुड हो गया, उसको कट करना, मेजर करना और फिर इंस्टॉल वगैरह कर लेना, मतलब फ्लोरिंग का काम करना आता होना चाहिए, तो फ्लोर कवरिंग इंस्टॉलर हो गया। उससे अगली ऑक्यूपेशन है रूफर्स एंड शिंगलर्स, उसका नॉक कोड है 73110, और इसकी जो एवरेज पे होती है, मतलब मीडियन सैलरी होती है, वो होती है अराउंड $30 पर आवर। और रूफर्स और शिंगलर्स का काम ऑब्वियसली नाम से ही पता लगता है कि जो घरों की रूफिंग होती है कनाडा के अंदर वो करनी आती होनी चाहिए, तो आप एज अ रूफर या शिंगलर काम कर सकते हो, तो स्किल ट्रेड्स में आप आ जाओगे। और उससे अगला ऑक्यूपेशन आता है पेंटर्स एंड डेकोरेटर्स, इसके अंदर इंटीरियर डेकोरेटर्स काउंट नहीं होते हैं, इसका नॉक कोड होता है 73112,
2 और इसकी जो मीडियन सैलरी होती है अराउंड $26 पर आवर। और नाम से पता लगता है पेंटर्स एंड डेकोरेटर्स का क्या काम है, जो घर के अंदर का जो पेंटिंग वगैरह होती है या फिर डेकोरेशन वगैरह का काम होता है, इंटीरियर डेकोरेशन नहीं, दीवारों के ऊपर जो किया जाता है वो सारा काम आना चाहिए। तो एज ए पेंटर या फिर एज ए डेकोरेटर काम कर सकते हो, तो हिसाब किताब यहाँ भी बढ़िया हो जाएगा। अब इन चारों ऑक्यूपेशंस के अंदर काम करने के लिए या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए, मतलब स्किल ट्रेड्स कैटेगरी के अंदर एलिजिबल होने के लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है ना, वो सिमिलर सी हैं। या तो 2 से 4 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम किया होना चाहिए, या फिर अगर ये प्रोग्राम नहीं किया है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है काम करने का 2 से 3 साल का, तो किसी कॉलेज से या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से जो भी आप काम करते हो उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम आपने परस्यू किया होना चाहिए। अब अगला ऑक्यूपेशन जो ऐसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है जिसका CRS कट ऑफ काफी कम आता है, वो है होलसेल और रिटेल के अंदर बुचर्स। अब इसका नॉक कोड होता है 63201 और इसकी जो कैटेगरी है वो है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड वाली कैटेगरी, और इसकी जो मीडियन पे होती है वो होती है $19.50 पर आवर। बाकी बुचर्स का काम क्या होता है वो तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मीट को कट करना, प्रिपेयर करना, डिस्प्ले करना प्रॉपर तरीके से, इन्वेंट्री को मैनेज करना, मतलब जो मीट शॉप होती है उसका सारा हिसाब किताब देखना। बाकी अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वैसे तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम करना चाहते हो तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयर एक तो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन मांगते हैं, वो एसेट होता है। साथ के साथ जो बुचरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना कनाडा के अंदर, वो कोई आपने किया होना चाहिए कुछ हफ्ते का या फिर कुछ महीनों का। अलग अलग कॉलेजेस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ये प्रोग्राम्स वगैरह कराते हैं। साथ के साथ बहुत सारे एम्प्लॉयर्स, अगर आप फूड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो तो ये भी फूड से रिलेटेड है, तो आपको फूड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है बुचर का। अब यार 2 सिनेरियो आते हैं। अगर आप ये वीडियो अपनी होम कंट्री से देख रहे हो और कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो, और ये वीडियो देखने के बाद आप ये सोचते हो कि भाई कनाडा में मैं इन्हीं ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कोई अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर पढ़ाई के बाद इन्हीं ऑक्यूपेशंस में से किसी एक में जॉब कर लूंगा तो बड़ी आसानी से मेरी PR हो जाएगी। दूसरा सिनेरियो ये आता है कि आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर हो, PR को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे हो, बहुत टेंशन हो रही है, और आप ये सोचते हो कि भाई इन ऑक्यूपेशंस के अंदर मैं स्विच कर जाता हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, जो भी प्रोग्राम वगैरह परस्यू करना है वो मैं कर लेता हूँ। तो ये बताना चाहूँगा, ये करने से पहले आपको एटलीस्ट एक्सप्रेस एंट्री का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी इन्हीं ऑक्यूपेशंस में जाके आप अपनी PR ले पाओगे। उसके ऊपर से इन ऑक्यूपेशंस के अंदर आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आई थिंक 6 मंथ्स या 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो आपको गेन करना पड़ेगा। और साथ के साथ जो स्पेसिफिक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे स्किल ट्रेड्स की अपनी खुद की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो पूरी रिसर्च करना, सारे के सारे जो लिंक्स हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। बाकी मेरी कनाडा के अंदर PR कैसे हुई थी, मैंने डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, कौन सा प्रोग्राम था, क्या सिस्टम था, क्या प्रोसेस था, सारी चीज़ें मैंने इस राइट वाली वीडियो में एक्सप्लेन की हैं। और अगर आप कनाडा के अंदर गाड़ी लेने का सोच रहे हो, कंफ्यूज हो कि भी पुरानी लूँ, नई लूँ, कैश पे लूँ, फाइनेंस कराऊँ, क्या करूँ, तो उसके लिए मैंने लेफ्ट वाली वीडियो बना रखी है, दोनों जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।